हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री का एकमात्र चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते ही नहीं हैं, मेनली थ्योरेटिकल है, डेफिनेशंस हैं। इसमें डेफिनेशंस में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई मेन, जेई एडवांस्ड में। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जेई एडवांस्ड ने इस छोटे से चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे एक ही साल में, और उस साल उन्होंने कई चैप्टर को उड़ा दिया इन द सेंस दे डिड नॉट आस्क इवन ए सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दोज चैप्टर्स। तो कभी कभी जेई एडवांस्ड ऐसा करता है, वैसे जेई मेन का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा बैलेंस्ड रहता है कि वो सभी चैप्टर्स को एक पर्टिकुलर वेटेज देते हैं। एडवांस्ड कभी कभी इस तरह ही गड़बड़ करता है कि 1-2 चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इवन बड़े चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और कभी कभी किसी छोटे चैप्टर से 2-2 क्वेश्चंस तक पूछ लेते हैं। तो ऐसा एक बार हुआ था सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में जेई मेन में ऑन एन एवरेज हर साल तो नहीं, मतलब ये है ऑल्टरनेट ईयर दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। एडवांस्ड में भी नॉट एवरी ईयर बट ऑल्टरनेट ईयर यू कैन से दैट दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। थ्योरेटिकल है, डेफिनेशन बेस्ड है, और चैप्टर के मेनली 3 पार्ट है। सरफेस फिनोमिना है कंप्लीटली। तो चैप्टर के मेनली 3 पार्ट होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक है एड्सॉर्प्शन, दूसरा कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स, और तीसरा कैटालिसिस। तो सरफेस केमिस्ट्री हेडिंग लिखो, सरफेस केमिस्ट्री। और चैप्टर के मेनली 3 पार्ट हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। एड्सॉर्प्शन, कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सॉल्यूशन, एंड कैटालिसिस। ये दोनों जेई एडवांस्ड में हैं और ये तीनों जेई मेन में हैं। तो जेई मेन में तीनों पार्ट पूछे जाते हैं और जेई एडवांस मेंशंस एड्सॉर्प्शन एंड कॉलॉइडल सॉल्यूशन, नॉट कैटालिसिस। बट हम तो तीनों ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि जेई एडवांस्ड का रास्ता भी जेई मेन के थ्रू ही खुलता है, आप तो जानते हो। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इट कवर इट कंप्लीटली, एड्सॉर्प्शन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड कैटालिसिस। तो चलिए बात करते हैं बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट एड्सॉर्प्शन। अच्छा, इस चैप्टर की एक खास बात है, NCERT हैज़ वंडरफुली रिटन इट। हम कई बार ये बात कहते हैं, मेरे मुंह से NCERT शब्द कई बार बहुत फ्रीक्वेंटली कम आउट होता है, इसलिए बोलता हूँ मैं कि कुछ चैप्टर्स तो NCERT ने बहुत ही ब्यूटीफुली लिखे हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ दैम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ पोर्शन बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, सॉलिड स्टेट का कुछ पोर्शन अच्छा लिखा है उन्होंने, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ब्लॉक केमिस्ट्री में P ब्लॉक, D ब्लॉक, मतलब D ब्लॉक तो हम पढ़ाते ही एक तरीके से NCERT से हैं। सरफेस केमिस्ट्री वी टीच कंप्लीटली फ्रॉम NCERT। हालांकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमारा ज़्यादा होता है, NCERT तो लिख के छोड़ देता है, हमें उसको एक्सप्लेन तो करना ही होता है। बट रेफरेंस बुक फॉर सरफेस केमिस्ट्री, फॉर D ब्लॉक, फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री इज NCERT। तो गाइज, सरफेस केमिस्ट्री आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो ये पढ़ें, साथ में NCERT लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें, फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक एड्सॉर्प्शन। ये मैं हटा रहा हूं, पूरी स्क्रीन लेंगे, यूज करेंगे, नोट करो इसको। तो लिखो एड्सॉर्प्शन। अच्छा, एड्सॉर्प्शन 2 शब्द होते हैं, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि accumulation of the molecules of the substance over the surface relative to the bulk, greater concentration at the surface relative to the bulk is called adsorption। तो लिखो phenomena of accumulation or higher concentration of molecular species at the surface
than in bulk is called adsorption. एड्सॉर्प्शन का मतलब कि सरफेस पे मॉलिक्यूल अटैच हो जाएं, एक्युमुलेट हो जाएं और बल्क में ना जाएं, या बल्क से ज़्यादा कंसंट्रेशन उस मॉलिक्यूलर स्पीशीज की जो अटैच हो रहा है शुड बी ऑन सरफेस. सो दिस सरफेस फिनोमिना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, अ सरफेस फिनोमिना. इसलिए तो कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री. अच्छा, जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज एड्सॉर्ब हुई, अटैच हुई, एक्युमुलेट हुई, दे आर कॉल्ड एड्सॉर्बेट. मॉलिक्यूलर स्पीशीज accumulated on surface. जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज सरफेस पर अटैच हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई गैस, कोई और सब्सटेंस, तो वो कहलाएगा एड्सॉर्बेट. एक होता है एड्सॉर्बेंट. व्हाट इज एड्सॉर्बेंट? सरफेस प्रोवाइडर. सो दिस इज सरफेस प्रोवाइडर. जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्सॉर्बेंट के कॉमन केसेस जो होते हैं, जैसे क्ले, जैसे पाउडर्ड और पोरस चारकोल, जैसे सिलिका जेल, जैसे एल्यूमिना जेल, जैसे पाउडर्ड प्लैटिनम, रोडियम एटसेट्रा. कैटालिसिस में काम आता है. ये सरफेस प्रोवाइडर्स हैं, तो ये सरफेस प्रोवाइडर्स हैं, एड्सॉर्बेंट कहलाते हैं. सो दीज आर द कॉमन एड्सॉर्बेंट्स. सरफेस प्रोवाइडर. अच्छा, ये तो आपने पढ़ा भी था, एल्यूमिना जेल वेरी कॉमनली यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी. जेईई में क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर, जेईई मेन ने. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आप मेटलर्जी में पढ़ भी चुके हैं. यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी. याद आ गया होगा आपको. अगर आपको मेटलर्जी अगर याद है तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर. जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन. जैसे क्या, मान लो ये एक गैस ले लिया आपने, मान लो O2 गैस, प्रेशर P1 है. आपने इसमें एडेड एक्टिवेटेड चारकोल, शेक. आपने इस O2 गैस थी कंटेनर के अंदर और प्रेशर P1 था. आपने थोड़ा सा इसमें एक्टिवेटेड चारकोल मिला दिया और शेक कर दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स विल अटैच ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल. चारकोल मतलब कार्बन. तो पता चला वो जो गैस है उसका प्रेशर घट गया, P2 हो गया. ऑफकोर्स P2 इज लेस देन P1. ऑफकोर्स P2 इज लेस देन P1. क्यों? अरे गैस का प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. अगर मॉलिक्यूल गैस के दौड़ भाग कर रहे होंगे, दीवारों से टक्कर मार रहे होंगे, तो मोमेंटम एक्सचेंज करेंगे, तभी तो प्रेशर आएगा. बट आपने जब एक्टिवेटेड चारकोल मिला दिया तो कुछ O2 के मॉलिक्यूल्स उस एक्टिवेटेड चारकोल पर एड्सॉर्ब हो गए. हिलना डुलना बंद हो गया उनका, ना हिल डुल पा रहे, अब ना टक्कर मार पा रहे दीवारों से. तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैव बीन रिड्यूस्ड per unit time, per unit volume. So the pressure is decreased. So pressure is decreased, so P2 is less than P1. So this is an example of adsorption. और एक example, जैसे मान लो ये एक solution है, इसमें solution of डाई मिथाइलिन ब्लू. कट तो नहीं गया, मैं जरा चेक कर लूँ नीचे से. मिथाइलिन ब्लू मिला रहे हैं, नहीं है, काफ़ी है. ये कोई सॉल्यूशन है मिथाइलिन ब्लू का, ब्लू सॉल्यूशन है. आपने इसमें ऐड एनिमल चारकोल मिलाया और शेक एंड फिल्टर, और जो प्रेसिपिटेट हुआ
वो हटा दिया, तो शेक एंड फिल्टर, फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचा, मतलब ये जो सॉल्यूशन है कलरलेस और इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीजेस। सुन लो, देखो क्या बात कर रहे हैं। ये एक मिथाइलिन ब्लू डाई थी। अब ये कलर मत पूछना सर, इसका कलर क्या होगा मिथाइलिन ब्लू का? ब्लू, ऑब्वियसली। तो ब्लू कलर की ये डाई है, डाई मतलब कलरिंग सब्सटेंस, सॉल्यूशन ब्लू था। एनिमल चारकोल मिलाओ, शेक कर दो, फिल्टर कर दो, पता चला मिथाइलिन ब्लू के मॉलिक्यूल्स कहां एड्सॉर्ब हो गए? ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। और एनिमल चारकोल, तो एनिमल चारकोल पर एड्सॉर्ब हो गए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है ये भी बताएंगे। सो एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। हर बात को जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं यहां पर, केयरफुली नोट करें। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, नोट इट डाउन, नोट करें सभी बच्चे। अब बात करेंगे व्हाट इज द रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन। सरफेस फिनोमिना क्यों यहां प्रैक्टिस में आ रहा है, नोट करो पूरी बात पहले। रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन, देखो एड्सॉर्प्शन का रीजन है हायर सरफेस या हायर अनबैलेंस्ड फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द सरफेस देन इन बल्क। रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन is the fact that a surface has higher unbalanced residual forces than the bulk. In fact, in bulk of adsorbent in bulk of adsorbent, no residual forces, as each molecule has identical or similar environment. गाइज ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये कोई सॉलिड है, मैंने मान लो ये मेटल का कोई टुकड़ा ले लिया, या कोई और मान लो कोई फिनोमिना ले लिया मैंने, मान लो ये कोई चारकोल ब्लॉक है, ये एड्सॉर्बेंट है, सरफेस प्रोवाइडर। अब अंदर बल्क के अंदर अब मान लो ये कोई है इस टाइप से, इस बल्क के अंदर कोई मॉलिक्यूल है मान लो, उस मॉलिक्यूल पर जो फोर्सेस लगेंगे उसका एनवायरनमेंट तो सिमिलर है ना, तो इन हर डायरेक्शन सिमिलर फोर्सेस विल बी देयर, सो नो रेजिडुअल फोर्सेस ऑन दिस मॉलिक्यूल, नो रेजिडुअल फोर्स ऑन मॉलिक्यूल एटम इन बल्क। बट अगर सरफेस पे है, यहां रखा है सरफेस पर, तो ये सरफेस वाले में सिमिलर टाइप के बाकी के चारकोल के जो कार्बन के एटम्स हैं, दे विल बी पुटिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओनली इन दिस सरफेस। ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो हवा है, तो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट देयर। तो एक तरीके से ये जो सरफेस का जो एटम या मॉलिक्यूल है, इसकी सरफेस एनर्जी ज्यादा है, इट इज अनबैलेंस्ड, इट्स फोर्सेज आर नॉट बैलेंस्ड, तो इट हैज रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेज, और रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेज है तो ये चाहता है कि भैया छटपटा रहा है ये, हमें भी संतुष्ट कर दो, हमें भी सेटिस्फाई कर दो, हमारी सरफेस एनर्जी घटा दो। सरफेस एनर्जी जितनी घटेगी ये सिस्टम उतनी ज्यादा स्टेबल होगा। तो सरफेस एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द रेजिडुअल फोर्सेज इज हाई एंड इट अट्रैक्ट्स आजू बाजू हवा से बोलता है आना, O2 भैया सुनो ना, N2 भैया सुनो ना,
ये गुड्डू भैया और कालीन भैया नहीं है ना, मुन्ना भैया नहीं है ये O2 भैया हैं, N2 भैया हैं। पढ़ाई पर ध्यान दो। तो क्या है, दिस सरफेस, हंसना बिल्कुल नहीं होता है, पढ़ाई करनी होती है। दिस सरफेस एटम मॉलिक्यूल ऑफ कौन, एड्सॉर्बेंट हैज हाई सरफेस एनर्जी ड्यू टू रेजिडुअल attractive forces. So due to the residual attractive forces, high surface energy is there. So these molecules, atoms, attract the adsorbate and results into accumulation of adsorbate. ये है रीजन. सो व्हाट इज द रीजन, सिंपल भाषा में व्हाट इज द रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन में ये है कि बल्क के अंदर का जो एटम या मॉलिक्यूल है ऑफ द एड्सॉर्बेंट, इट हैज द आइडेंटिकल सराउंडिंग्स बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड नो नेट फोर्सेस आर देयर, नो रेजिडुअल फोर्स. बट ऑन द सरफेस रेजिडुअल फोर्सेस आर प्रेजेंट. क्यों? बिकॉज बल्क मैटर एक ही तरफ है, नीचे की तरफ, ऊपर तो है ही नहीं, कुछ हवा है. तो सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर not present above, and because of that residual forces are there, unbalanced forces are there, and because of that surface energy is high, and because of that surface energy high, these are unstable and they try to gain stability by attracting the nearby adsorbate molecules. हवा में है तो हवा के molecules को भी accumulate करेंगे. So that is the phenomena, that is the reason for adsorption. This is also important, ये statement भी important है. High surface energy. I hope you have understood the point. नोट करें ये सब. चलिए कुछ और शब्दों को यहां पर डिफाइन करते हैं. एक होता है एब्जॉर्प्शन. हालांकि हमें तो एब्जॉर्प्शन पढ़ना है. एब्जॉर्प्शन मतलब यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इनसाइड द बल्क. जैसे एग्जांपल देखें, अगर आप वाटर वेपर्स हैं, आप पास करा दो कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा. वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब्ड बाय CaCl2. तो ये फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन. इक्वल कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक तरीके से जो कॉन्सेंट्रेशन है बल्क के अंदर घुस गया, मॉइस्चर जो है वो बल्क के अंदर चल गई, ये एब्जॉर्प्शन हुआ. और यही अगर मान लो H2O वेपर्स जो है, अगर सिलिका जेल ले लिया आपने, सिलिका जेल में ये अगर कराओगे तो दीज विल बी वाटर. दिस इज एड्सॉर्प्शन. तो वाटर वेपर्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ सिलिका जेल. So this is an example of adsorption. इससे पहली वाली स्क्रीन पे जो मैंने लिखा था ना कि कॉमन एड्सॉर्बेंट्स कौन कौन से हैं, याद रखना. एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेशन का मतलब क्या है बताएंगे. पाउडर्ड फॉर्म और पोरस फॉर्म विच हैज अ लार्ज सरफेस एरिया इज कॉल्ड एक्टिवेटेड, और एक्टिवेटेड चारकोल. तो एक्टिवेटेड चारकोल, क्ले, पाउडर्ड प्लैटिनम, निकल, रोडियम, ये कैटलिस्ट के रूप में भी काम करते हैं. सरफेस कैटलिस्ट है ये. हेट्रोजीनियस कैटलिसिस पढ़ेंगे उस सबको भी. एंड देन कम्स लाइक सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल. दीज आर द कॉमन एड्सॉर्बेंट्स. तो ये एब्जॉर्प्शन है, ये एड्सॉर्प्शन है. एक होता है टर्म सॉर्प्शन. व्हेन
both absorption and adsorption takes place. जब एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों ही साथ में हों तो बोलते हैं सॉर्प्शन. एक होता है डिसॉर्प्शन. रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. Reverse of adsorption, detachment of adsorbate from surface. तो एक तरीके से एड्सॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन. सॉर्प्शन जब कहते हैं जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही साथ साथ हो रहे हों. तो इस तरीके से आप टर्म डिफाइन करते हो एड्सॉर्प्शन. अब बात आती है टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन की. ये बात नोट करो, फिर लिखो हेडिंग टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन. टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन ये एक इंपॉर्टेंट है. कंपैरिजन ही कर लेते हैं यहाँ. एक होता है फिजिसॉर्प्शन मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन. एक होता है केमिसॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन. इसे केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं. एंड दिस इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को शॉर्ट करके लिख दिया फिजिसॉर्प्शन. ऑब्वियसली यहां पर जैसे पॉइंट वाइज कहें फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इसमें अटैचमेंट ऑफ द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट इज थ्रू द वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस. तो अटैचमेंट थ्रू वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस. अगर मान लो एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेट वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस से अटैच हुआ तो दिस इज कॉल्ड फिजिसॉर्प्शन. फिजिकल फोर्सेस. केमिसॉर्प्शन अटैचमेंट थ्रू केमिकल बॉन्ड्स. फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन adsorbent and adsorbate. तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन adsorbent and adsorbate तब होगा केमिसॉर्प्शन. ऑब्वियसली यहां पर इट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो वीक फोर्सेस हैं तो बड़ी आसानी से डिटैच हो जाता है. इट इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई एक्स मॉलिक्यूल है, मान लो ये सरफेस है, सरफेस पे अटैच हुआ और उसके बाद जब डिटैच हुआ सरफेस से तो एक्स ही डिटैच हुआ तो ये रिवर्सिबल हुआ. इर्रिवर्सिबल. ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि केमिसॉर्प्शन इज इर्रिवर्सिबल. मान लो एक्स मॉलिक्यूल अटैच हुआ, अटैच हो गया सरफेस पर और यहां सरफेस से जब वो डिटैच हुआ किसी कारण से तो वो y प्लस जेड कोई और डिटैचमेंट हो गया. तो ये y प्लस एल मतलब सेम मॉलिक्यूल जो अटैच हुआ था वो डिटैच नहीं हुआ, कुछ और डिटैच हो गया. सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, सो दैट इज केमिसॉर्प्शन. सो इट इज इर्रिवर्सिबल. मोनोलेयर मल्टीलेयर फॉर्मेशन अकर्स. मल्टीलेयर फॉर्मेशन और ये क्या है मोनोलेयर फॉर्मेशन. अच्छा ये तो समझ में आती है बात. मान लो कोई सॉलिड सरफेस है, उस पर गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो बिल्कुल क्लीन सरफेस है तो पहली लेयर आकर के मॉलिक्यूल्स की चिपक गई थ्रू वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस. उसके बाद सरफेस साइड्स सारी घेर ली. सरफेस साइड्स SITES सरफेस साइड्स मतलब सरफेस पर जहां अटैचमेंट हो गया. उसके बाद सेकंड लेयर गैस की आई तो वो थोड़ा वीक फोर्सेस से अटैच होगी. वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस तो वीक हो जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाती है मान लो
तो फिर वो वीक फोर्सेस हो गए, तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन अकर्स। बट यहां तो मोनोलेयर फॉर्मेशन होना है, केमिकल बॉन्ड बनना है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होनी है, तो एक ही लेयर बन पाएगी। एक लेयर के बाद सेकंड लेयर बनेगी तो वो बॉन्ड वो वीक, मतलब एक तरीके से फिजिक्स ऑप्शन हो सकता है। केमिस ऑप्शन तो सिंगल लेयर होगा, मोनोलेयर फॉर्मेशन अकर्स। हाउएवर आफ्टर मोनोलेयर after monolayer chemisorption, however after monolayer chemisorption, physisorption may occur, ये बात जरा समझ लो। यहाँ तो बॉन्ड बनने, ये मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है, मान लो ये सरफेस प्रोवाइडर है, ये एड्सॉर्बेंट है, हवा का मॉलिक्यूल आया, इसने मान लो केमिकल बॉन्ड बना लिया केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, बन गई सारी सरफेस साइड्स कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब मेटल, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं नाउ दे आर ऑक्यूपाइड। इसके बाद जब सेकंड लेयर आएगी, थोड़ा पीछे होगी, वो बॉन्ड थोड़ी बना पाएगी। बॉन्ड तो जब ही बनेगा ना, केमिकल बॉन्ड तो जब ही बनेगा जब प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स हो और एक प्रॉपर क्लोजनेस हो उनमें। इसका मतलब सेकंड लेयर थर्ड लेयर अगर चिपक भी रही हैं तो दे विल बी थ्रू फिजिक्स ऑप्शन। तो केमिस ऑप्शन विल बी सिंगल लेयर एंड देयर आफ्टर द वट एवर लेयर्स विल बी देयर दे विल बी ऑल फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के बाद में फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो सकता है। और यहां तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन अकर होंगी। लो इसमें लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, स्मॉल एनर्जी रिलीज्ड, कितनी, डेल्टा एच जो है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो -20 से 40 किलो जूल पर मोल। जबकि यहां हाई डेल्टा एच, कितना, हाई डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, पूरा ही लिखो ना, हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, माइनस होता है हमेशा, तो एनर्जी इज रिलीज, हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो यू विल से दैट डेल्टा एच इन दिस केस वुड बी 80 से कितना, ये वैल्यू याद भी रखना है, 240 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल एड्सॉर्बेट अटैच होता है ऑन द गिवन सरफेस एड्सॉर्बेंट, तो दिस मच अमाउंट ऑफ द हीट इज लिबरेटेड आउट। सो दिस इज द केमिसॉर्प्शन, दिस इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिफ्थ, पांचवा पॉइंट, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब हर गैस हर सॉलिड पर एड्सॉर्ब होगी, कम या ज्यादा थोड़ी बहुत तो होगी, और ये तो हाईली स्पेसिफिक है। हाईली स्पेसिफिक क्यों, बॉन्ड ऐसी थोड़ी बनता है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब अगर ऑर्बिटल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे तो बॉन्ड बनेगा, उनकी एनर्जी प्रॉपर होगी तो बॉन्ड बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपरली क्रॉस कर पाएंगे तो बॉन्ड बनेगा। हीलियम नेवर शोज केमिसॉर्प्शन बट हीलियम ऑलवेज शोज फिजिसॉर्प्शन, ऑफ कोर्स टू ए स्मॉल अमाउंट। तो हीलियम नियॉन आर्गन कहाँ किसी से बॉन्ड बनाते हैं, कहाँ कोई कंपाउंड बनाते हैं। केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल बॉन्ड बनना, कंपाउंड बन जाना तो नहीं बनाते। तो हीलियम नियॉन आर्गन, कोई पूछे कि कौन से टाइप का एड्सॉर्प्शन शो करेंगे, यूजुअली कौन सा, फिजिसॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, फिक है, स्पेसिफिक, बिल्कुल। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इन जनरल एड्सॉर्प्शन मींस फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्यों, नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी सरफेस पर कोई भी गैस आके थोड़ी बहुत तो अटैच होगी थ्रू द वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। कौन सा एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो हर गैस हर सरफेस पर एड्सॉर्ब जरूर होगी, थोड़ी कम या ज्यादा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स, वी विल लर्न, वो भी पढ़ेंगे। एक दो पॉइंट्स और भी आएंगे, जरा यहां तक की बात नोट करो पहले, नोट इट डाउन। Sixth,
अच्छा, जैसे फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो नील ही होती है, नील एक्टिवेशन एनर्जी, नील एक्टिवेशन एनर्जी, नील मतलब जीरो, नील एक्टिवेशन एनर्जी, नो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू क्रॉस। यहां हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, आप जानते हो एक बैरियर होता है, उसे क्रॉस करोगे देन ओनली रिएक्शन विल अकर, तो केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो जब भी बन पाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर आप बोलोगे अकर्स एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे होता है, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिटैचमेंट हो जाता है, डिसॉर्प्शन हो जाता है, जबकि दिस अकर्स एट हाई टेम्परेचर, usually, generally, as energy is needed to cross activation energy, high activation energy. तो अच्छी खासी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन होनी है, बैरियर पार करना है, तो हाई टेम्परेचर इज नीडेड। तो जनरली ये लो टेम्परेचर पे होता है या हाई टेम्परेचर पे होता है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, यहाँ काफ़ी लो होती है। तो गाइज ये कुछ पैरामीटर्स थे, दीज द कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसे हम फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, या केमिकल एड्सॉर्प्शन जिसे हम केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। नोट करें। And then comes thermodynamic parameters of adsorption. Thermodynamic parameters of adsorption, चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, फॉर बोथ फिजिसॉर्प्शन and chemisoption, enthalpy of adsorption is zero, entropy of adsorption is zero नहीं, negative, entropy of adsorption is also negative। in fact जरा देखना डेल्टा जी होता क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, फॉर्मूला जानते हो आप, गिब्स एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब जरा गैस के, आप तो जानते हो गैस की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में, और जनरली जो एड्सॉर्बेंट होते हैं, जनरली जो एड्सॉर्बेट होते हैं वो गैसेस होते हैं। तो जनरली गैस की एंथैल्पी जो होती है एड्सॉर्प्शन की, वो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन तो नेगेटिव ही है, क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं और बॉन्ड बनेंगे तो प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, तो ये नेगेटिव है। इवन एंट्रोपी, जब कोई मॉलिक्यूल आकर के सरफेस पर अटैच हो गया, उसका हिलना डुलना बंद हो गया, भागना दौड़ना बंद हो गया, रैंडमनेस घट गई, तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या टर्म हो गया, पॉजिटिव, तो इट हैज टू बी हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी तो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव एज नेगेटिव इज नीडेड फॉर एड्सॉर्प्शन टू अकर। अगर एड्सॉर्प्शन होना है तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव, तो फिर अगर ये नेगेटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया, इस पॉजिटिव को ओवरकम करना है तो डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव। तो याद रखें, ऑल द थ्री टर्म्स आर नेगेटिव, ऑल थ्री थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स फॉर एड्सॉर्प्शन। कौन सा एड्सॉर्प्शन? दोनों ही एड्सॉर्प्शन। नोट करिए सब बात भी।